आज हम भारत के आर्थिक इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने देश की कहानी ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1991 की नई आर्थिक नीति की। बीपीएससी मेंस की परीक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है और आज का हमारा यह विश्लेषण एक मॉडल उत्तर की तरह होगा जिसमें हम हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत सीधे इस बुनियादी सवाल से करते हैं, आखिर 1991 में ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि भारत को अपनी बरसों पुरानी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से बदलना पड़ गया। देखिए, किसी भी इतने बड़े बदलाव के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है और यहां वो वजह थी एक गहराता हुआ आर्थिक संकट। अपने जवाब को हम इसी स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले संकट को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये एलपीजी सुधार क्या थे। इसके बाद एक एक करके इनके असर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक बढ़िया सा निष्कर्ष निकालेंगे। यकीन मानिए, मेंस की उत्तर पुस्तिका के लिए ये एक परफेक्ट फॉर्मेट है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, एक अच्छे उत्तर की शुरुआत हमेशा कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ स्थापित करने से होती है। तो यहाँ हमारा संदर्भ है 1991 का वो भयानक आर्थिक संकट जिसने भारत को इन सुधारों के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये संकट था क्या? इसके कारण क्या थे? सबसे पहले भारत एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से जूझ रहा था। आसान भाषा में कहें तो हमारे पास आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी। ऊपर से सरकारी कंपनियों के लगातार घाटे की वजह से सरकार का खजाना भी खाली हो रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और लाइसेंस राज ने तो देश में नया व्यापार शुरू करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। अब देश के अंदर तो ये हालात थे ही, पर कुछ बाहरी घटनाओं ने, कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम किया। हमारा एक बड़ा व्यापारिक साझेदार सोवियत संघ टूट गया और फिर इराक युद्ध छिड़ने से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे, जिससे हमारा आयात का बिल और भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब हालत चारों तरफ से पतली थी। ऐसे गंभीर हालात में भारत ने एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया। ये कदम था नई आर्थिक नीति को अपनाना, जिसे हम सब एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। ये वाकई में संकट से समाधान की ओर भारत की एक निर्णायक यात्रा थी। तो ये एलपीजी आखिर है क्या भला? चलिए समझते हैं। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मतलब व्यापार करने के नियमों को आसान बनाना। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, मतलब सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल देना। इन तीनों का लक्ष्य एक ही था, देश के विकास को रफ्तार देना। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे स्रोत सामग्री से लिया गया है। ये हमें दिखाता है कि इन तीन बड़े आइडियाज के तहत असल में कौन कौन से ठोस सुधार किए गए थे। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि जमीन पर लागू की गई ठोस नीतियां थी। और ये देखिए, उसी जानकारी को एक साफ सुथरे मॉडर्न टेबल में पेश किया गया है। परीक्षा में जब आप इस तरह टेबल बनाकर पॉइंट्स लिखते हैं तो आपका उत्तर बहुत असरदार दिखता है। उदारीकरण में लाइसेंस राज खत्म हुआ, निजीकरण में विनिवेश पर जोर दिया गया और वैश्वीकरण में व्यापार को आसान बनाया गया। याद रखने में भी कितना आसान है। चलिए अब इन सुधारों के असर का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं उदारीकरण से यानी एल से। इस एक कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वो बंद दरवाजे खोल दिए जो दशकों से जकड़े हुए थे। उदारीकरण का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त असर किस पर हुआ? हमारी आर्थिक विकास की रफ्तार पर। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में जो उछाल आया वो इन सुधारों की सफलता की कहानी खुद ब खुद कह देता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1991 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 1% पर रेंग रही थी, वो इन सुधारों के बाद के दशक में औसतन 6% से भी ज्यादा हो गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक तरह का आर्थिक चमत्कार था। उदारीकरण से हुआ ये कि कई नए नए सेक्टर्स एकदम से उभर कर सामने आए। एफडीआई यानी विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुले तो कोका कोला जैसी कंपनियां भारत आईं। लेकिन असली क्रांति तो आई आईटी और बीपीओ सेक्टर में, जहां इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने भारत को दुनिया का बैक ऑफिस यानी आउटसोर्सिंग हब बना दिया। और हां, आसमान में भी निजी एयरलाइनों को उड़ने की इजाजत मिल गई। इसका असर हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा सीधा पड़ा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे नए प्राइवेट बैंक आए जिससे बैंकिंग सर्विसेज बेहतर हुई। बाजार में कंपटीशन बढ़ा तो ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान कम कीमतों पर मिलने लगा। चाहे वो गाड़ियां हो या मोबाइल फोन, हर जगह एक क्रांति सी आ गई। अब आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर यानी निजीकरण पर। इसका मुख्य मकसद था सरकार पर से वित्तीय बोझ को कम करना और अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना। देखिए, निजीकरण का सबसे बड़ा फायदा माना जाता है कि इससे मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं, जिससे काम में एफिशिएंसी आती है। इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है एयर इंडिया का टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहण, जिसके बाद उसके कामकाज में काफी सुधार देखने को मिला है। और दूसरा बड़ा फायदा यह हुआ कि जो सरकारी कंपनियां सालों से घाटे में चल रही थीं, उन्हें बेचने से सरकार का वित्तीय बोझ कम हुआ। सोचिए, जब सरकार को इन कंपनियों के घाटे की भरपाई नहीं करनी पड़ती तो वो पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी जगहों पर खर्च किया जा सकता है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की। इसका सीधा सा मतलब था भारत को दुनिया से जुड़ना, व्यापार से, पैसे से और टेक्नोलॉजी से।
वैश्वीकरण से भारत में विदेशी पूंजी की बाढ़ सी आ गई। अमेज़न और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां आई, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। हमारी अपनी कंपनियों के लिए दुनिया के बाजार खुल गए। खासकर हमारी दवा और आईटी कंपनियों ने दुनिया में अपना डंका बजाया। और सबसे बड़ी बात, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिली, जिससे हमारे यहाँ बनने वाले सामान की क्वालिटी सुधरी। ये एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। वैश्वीकरण सिर्फ एक तरफा नहीं था। ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशी कंपनियां भारत आईं, बल्कि इसने हमारी कंपनियों को भी दुनिया में फैलने का मौका दिया। आज टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे नाम ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ा है। तो हमने संकट को देखा, सुधारों को समझा और उनके एक एक प्रभाव का विश्लेषण किया। अब बारी है एक संतुलित निष्कर्ष की, जो किसी भी मेंस के उत्तर की जान होता है। अगर हम पूरी बात को संक्षेप में कहें तो 1991 के एलपीजी सुधारों ने न सिर्फ भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि उसे हाई ग्रोथ के एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर आज भी हम चल रहे हैं। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के डीएनए को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, इन सुधारों ने आज के भारत को जो शक्ल दी है, उसके भविष्य की चुनौतियां और अवसर क्या हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है।